जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक चौधरी ऑक्सफोर्ड कैरियर सेंटर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बाबर की स्थापत्य कला का अध्ययन करेंगे। बाबर की स्थापत्य कला या बाबर का साहित्य में योगदान। बाबरनामा को ही तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी। इस बाबरनामा में 5 मुस्लिम राज्यों एवं 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख मिलता है। बाबर की जो आत्मकथा है उस आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। बाबरनामा बाबर के द्वारा स्वयं के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है और बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई है। इस बाबरनामा पुस्तक में 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख मिलता है। 5 मुस्लिम राज्यों की जो ट्रिक है वो है बाबर की बीबीजी डीएम। बाबर की जो बीबीजी हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। बी से बंगाल राज्य, बी से बहमनी राज्य, जी से गुजरात राज्य, डी से दिल्ली राज्य और एम से मालवा राज्य। ये प्रमुख जो 5 राज्य हैं ये मुस्लिम राज्य हैं और इन 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में मिलता है। इसके अलावा बात करें 2 हिंदू राज्यों की, तो 2 हिंदू जो राज्य हैं उनमें एक है मेवाड़। बाबर के समय मेवाड़ के महाराणा सांगा थे और दूसरा जो हिंदू राज्य है उस हिंदू राज्य का नाम है विजयनगर राज्य। उस समय विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय जो विजयनगर के शासक थे, इस शासक को सबसे शक्तिशाली शासक घोषित किया है। प्रश्न की लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य के शासक को भारत का सबसे शक्तिशाली राजा घोषित किया है, तो उसका सही जवाब होगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत के लिए 3 अभिशाप बताए हैं। 3 अभिशापों में पहला जो अभिशाप है वो लू को बताया है, दूसरा धूल को बताया है और तीसरा गर्मी को बताया है। कहने का मतलब यह है कि बाबर ने भारत के लिए 3 अभिशाप बताए हैं। पहला अभिशाप है लू, दूसरा है धूल और तीसरा है गर्मी। बाबर के समय एकमात्र चित्रकार बेहजात का उल्लेख मिलता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में एकमात्र चित्रकार बेहजात का उल्लेख किया है और इस बेहजात को ही पूर्व का राफेल कहा जाता है। पूर्व का राफेल बेहजात को कहा जाता है। अकबर के समय बाबरनामा का तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में अनुवाद A.S. बेवरीज के द्वारा किया गया है। बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा वो तुर्की भाषा में है, लेकिन तुर्की भाषा से अंग्रेजी भाषा में इस आत्मकथा का अनुवाद A.S. बेवरीज के द्वारा किया गया है। बाबरनामा में बाबर ने कहा कि हिंदुस्तानी सैनिक मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कहा कि हिंदुस्तानी सैनिक मरना जानते हैं लेकिन लड़ना नहीं जानते। दीवान। बाबर के समय बाबर ने तुर्की भाषा में काव्यों का जो संग्रह किया उसे दीवान के नाम से जाना जाता है। बाबर ने तुर्की भाषा में जितने भी काव्य ग्रंथों का संग्रह किया उसे दीवान के नाम से जाना जाता है। गज ए बाबरी बाबर द्वारा बनाई गई सड़क मापने की इकाई गज ए बाबरी कही जाती है। तो अपने को महत्वपूर्ण रूप से 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि बाबरनामा जो पुस्तक है वो बाबरनामा किस भाषा में लिखी। बाबर की स्थापत्य कला के बारे में बात करें तो बाबर की स्थापत्य कला में बाबर के द्वारा निर्मित जो पहली मस्जिद है उस मस्जिद का नाम है काबुली बाग की मस्जिद। काबुली बाग की मस्जिद पानीपत हरियाणा में स्थित है। दूसरी जो मस्जिद है उस मस्जिद का नाम है संभल की मस्जिद। संभल की मस्जिद रुहेलखंड उत्तर प्रदेश में स्थित है।
तीसरी जो महत्वपूर्ण मस्जिद है उस मस्जिद का नाम है बाबरी मस्जिद। ये जो बाबरी मस्जिद है वो अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है और इस बाबरी मस्जिद का जो निर्माण किया गया है वो बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा किया गया है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस बाबरी मस्जिद के स्थान पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। चौथी जो स्थापत्य कला महत्वपूर्ण है वो है नूर ए अफगान। नूर ए अफगान को ही आराम बाग कहा जाता है और ये नूर ए अफगान एवं आराम बाग आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अपने को बाबर की जो स्थापत्य कला है उसमें सिर्फ 4 इमारतों का नाम याद रखना है। पहली इमारत है काबुली बाग की मस्जिद जो पानीपत हरियाणा में स्थित है। दूसरी मस्जिद का नाम है संभल की मस्जिद, ये संभल की मस्जिद रुहेलखंड उत्तर प्रदेश में स्थित है। तीसरी बाबरी मस्जिद जो अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है और चौथी जो है वो नूर ए अफगान जिसे आराम बाग कहा जाता है, ये आराम बाग आगरा में ही स्थित है। बाबर का जब पहली बार अंतिम संस्कार किया गया तो इस आराम बाग में ही किया गया और बाबर की इच्छा थी कि मुझे काबुल में दफनाया जाए, इसीलिए बाबर का 2 बार अंतिम संस्कार या दफनाने की क्रिया की गई है। पहली बार आराम बाग में और दूसरी बार काबुल में। अगले हम शासक की बात करते हैं बाबर के ही पुत्र हुमायूं की। हुमायूं का जो मूल नाम है वो है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का बचपन का नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का जो समय रहता है वो 1530 से लेकर 1556 तक। हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में होता है, जहां पर बाबर की मृत्यु होती है या अंतिम संस्कार या दफनाया जाता है उसी स्थान पर 1508 में हुमायूं का जन्म होता है। हुमायूं के पिता का नाम बाबर और माता का नाम है माहम बेगम। पिता का नाम है बाबर और माता का नाम है माहम बेगम। हुमायूं बाबर के समय बदखसा का सूबेदार था। जब हुमायूं अल्प अवस्था में था उस समय बाबर के समय हुमायूं बदखसा का सूबेदार था। हुमायूं ने अपने पिता बाबर की इच्छा के अनुसार अपने भाइयों में साम्राज्य का विस्तार किया, जो ऐसा करने वाला पहला मुगल शासक था। कहने का मतलब यह है कि हुमायूं के द्वारा अपने पूरे साम्राज्य का विस्तार अपने भाइयों के साथ बंटवारे के रूप में किया है, क्योंकि हुमायूं के पिता की इच्छा थी कि मेरा जितना भी साम्राज्य है उस साम्राज्य का विस्तार मेरे जितने भी पुत्र हैं वो सब आपस में बराबर भागों में करें। हुमायूं के समकालीन अफगान शासक शेर शाह सूरी था। हुमायूं का जब भारत में शासन था उस समय अफगान शासक शेर शाह सूरी था। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में 1539 में चौसा का युद्ध होता है। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में 1539 में चौसा का युद्ध होता है। ये जो चौसा जो स्थान है वो बिहार में है। हुमायूं व शेर शाह सूरी के मध्य ये युद्ध होता है और इस युद्ध में पराजय हुमायूं की होती है। चौसा का युद्ध 1539 में होता है। इस युद्ध में पराजय हुमायूं की होती है। हुमायूं ने करमनासा नदी में कूदकर अपनी जान देनी चाहिए। करमनासा नदी को ही यमुना नदी कहा जाता है। करमनासा नदी को ही यमुना नदी कहा जाता है। करमनासा नदी को ही यमुना नदी कहा जाता है। जान देनी चाहिए, लेकिन जब हुमायूं नदी में डूब रहा था तब निजाम भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई। जब चौसा के युद्ध में हुमायूं की पराजय हो जाती है तो हुमायूं के द्वारा करमनासा या यमुना नदी में अपनी जान देनी चाहिए या आत्महत्या करनी चाहिए। तो इस आत्महत्या को वहीं के स्थानीय व्यक्ति निजाम भिश्ती के द्वारा उन्हें रोका जाता है और जैसे ही निजाम भिश्ती उन्हें आत्महत्या करने से रोकता है
उसी के कुछ दिनों बाद में ही निजाम भिश्ती को एक दिन का बादशाह घोषित किया जाता है। दिल्ली का पहला शासक निजाम भिश्ती है जिसे एक दिन का बादशाह घोषित किया गया, और निजाम भिश्ती ने अपने समय के दौरान दिल्ली में या अपने साम्राज्य में पहली बार चमड़े के सिक्के जारी किए। तो कहने का मतलब यह है कि भारत का ऐसा कौन सा शासक है जिसके द्वारा चमड़े के सिक्के जारी किए गए, तो उसका नाम है निजाम भिश्ती। निजाम भिश्ती किसके समय बादशाह बना था? हुमायूं के समय। हुमायूं को करमनाशा या यमुना नदी में आत्महत्या करने से किसके द्वारा बचाया गया? तो उसका नाम है निजाम भिश्ती। अगला युद्ध है कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध 1540 में होता है, और कन्नौज जो बेलग्राम स्थान है वो उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज और बेलग्राम का युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है, लेकिन दुर्भाग्य से इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय हो जाती है। इस युद्ध के बाद दिल्ली पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया। उसने द्वितीय अफगान पठान राज्य की स्थापना की, किंतु भारत में प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की गई। कहने का मतलब यह है कि जब 1540 में कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध उत्तर प्रदेश में होता है, तो इस युद्ध में हुमायूं की पराजय हो जाती है और हुमायूं को देश से निष्कासित कर दिया जाता है। दिल्ली प्रशासन शेरशाह सूरी का हो जाता है। शेरशाह सूरी भारत का या दूसरा अफगान शासक था जिसके द्वारा दिल्ली पर शासन किया गया। प्रथम अफगान शासक की बात की जाए तो प्रथम अफगान शासक जिसने भारत पर शासन किया उसका नाम है बहलोल लोदी, और दूसरा अफगान शासक जिसने भारत पर शासन किया उसका नाम है शेरशाह सूरी। हुमायूं को 1540 से लेकर 1555 तक लगभग 15 वर्ष तक निर्वासित जीवन जीना पड़ा। जैसे ही कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध में हुमायूं की पराजय हो जाती है, तो 1540 से लेकर 1555 तक हुमायूं को 15 साल तक निर्वासित जीवन जीना पड़ा, अर्थात भारत से बाहर इनको निर्वासित जीवन के रूप में व्यतीत करना पड़ा। इस दौरान हुमायूं फारस ईरान के शासक तहमास की शरण में रहा। 1540 से लेकर 1555 तक का जो समय है वो समय हुमायूं ने फारस ईरान के शासक तहमास के पास बिताया। हुमायूं के बाद दिल्ली पर शासन करने वाले प्रमुख अफगान शासक, जैसे ही हुमायूं फारस ईरान चले जाते हैं तो दिल्ली पर शासन शेरशाह सूरी के द्वारा किया जाता है। शेरशाह सूरी का समय 1540 से लेकर 1545 तक। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद। शेरशाह सूरी की उपाधि, शेरशाह सूरी की जो उपाधि है वो है हजरत ए आला। शेरशाह सूरी की शिक्षा जौनपुर में पूर्ण हुई। शेरशाह सूरी की जो शिक्षा हुई है वो जौनपुर में हुई है। शेरशाह सूरी ने कुश्ती में एक शेर को पराजित किया, इसीलिए बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेरशाह सूरी के जो बचपन का नाम फरीद था, लेकिन कुछ समय बाद शेरशाह सूरी ने एक शेर से कुश्ती की। इस दृश्य को बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने देखा और बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, और इस सासाराम बिहार को ही मकबरों का मकबरा या भारत का सबसे बड़ा मकबरा कहा जाता है। मकबरा सासाराम बिहार, मकबरों का मकबरा या भारत का सबसे बड़ा मकबरा इस सासाराम बिहार को कहा जाता है। शेरशाह सूरी के द्वारा दिल्ली में किला एक कुन्हा मस्जिद एवं शेरमंडल नगर की स्थापना दिल्ली में की। शेरशाह सूरी ने दिल्ली में एक मस्जिद का निर्माण करवाया। उस मस्जिद का नाम है किला एक कुन्हा मस्जिद, और इस दिल्ली में ही एक शेरमंडल नामक नगर को बसाया गया। शेरशाह सूरी के प्रमुख अभियान, शेरशाह सूरी का जो पहला अभियान है वो है गिरी सुमेल का या जेतारण का युद्ध पाली। गिरी सुमेल या जेतारण का युद्ध पाली में 1544 में होता है।
ये गिरी सुमेल और जैतारण का जो युद्ध है वो मालदेव एवं शेरशाह सूरी के बीच में होता है। इस गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के मुख्य सेनापति जेता एवं कुपा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। शेरशाह सूरी ने इस गिरी सुमेल या जैतारण के युद्ध के बारे में कहा कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता हूं। जब गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध 1544 में होता है तो उस समय मालदेव अत्यंत शक्तिशाली रूप में अपनी सेना का परिचय देता है और इस युद्ध में विजय शेरशाह सूरी की होती है। शेरशाह सूरी मतलब इस युद्ध में हारते हारते अंतिम रूप से विजयी हुआ। तो जैसे ही शेरशाह सूरी की विजय होती है तो शेरशाह सूरी के मुंह में से ये शब्द निकलते हैं कि आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर अभियान होता है। कालिंजर अभियान 1545 में होता है और इस अभियान के दौरान ही तोप का गोला फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। शेरशाह सूरी के समकालीन साहित्यकार मलिक मोहम्मद जायसी थे। मलिक मोहम्मद जायसी की दो प्रमुख रचनाएं हैं। पहली रचना का नाम है पद्मावत और दूसरी का नाम है आखिरी कलाम। शेरशाह सूरी की जैसे ही 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान मृत्यु हो जाती है तो दूसरे अफगान शासक के द्वारा दिल्ली पर शासन किया जाता है। उस शासक का नाम है इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी का समय 1545 से लेकर 1553 तक रहता है। इस्लाम शाह सूरी की जैसे ही मृत्यु हो जाती है सिकंदर शाह सूरी के द्वारा अफगान शासन स्थापित किया जाता है। सिकंदर शाह सूरी का जो समय है वो 1553 से लेकर 1555 तक रहता है। अब साहब इस सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में पहला युद्ध होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये मच्छीवाड़ा जो स्थान है वो पंजाब में है। मच्छीवाड़ा का युद्ध मई 1555 में होता है। मई 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है। इस युद्ध में हुमायूं एवं सिकंदर शाह सूरी के मध्य ये युद्ध होता है। इस युद्ध में विजय हुमायूं की होती है। अगला जो युद्ध होता है वो है सरहिंद का युद्ध। सरहिंद जो स्थान है वो भी पंजाब में है। सरहिंद का युद्ध जून 1555 में होता है। सिकंदर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में इस युद्ध में भी विजय हुमायूं की होती है। हुमायूं व सिकंदर शाह सूरी के मध्य सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद विजय के बाद 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दिल्ली का पुनः बादशाह घोषित किया जाता है। जैसे ही सरहिंद युद्ध की समाप्ति होती है, सिकंदर शाह सूरी की पराजय हो जाती है, तो 23 जुलाई 1555 को हुमायूं दिल्ली का पुनः बादशाह घोषित किया जाता है। 24 जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु दीनपना महल या शेरमंडल के पुस्तकालय में सीढ़ियों के गिरने से हुई। 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु जो दीनपना महल है, जिसे शेरमंडल पुस्तकालय के नाम से भी जाना जाता है, इस पुस्तकालय में सीढ़ियों के ऊपर लड़खड़ाने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। दीनपना महल को पुराना लाल किले के नाम से भी जाना जाता है। जो दिल्ली में दीनपना महल है इसे पुराने लाल किले के नाम से भी जाना जाता है। एक साहित्यकार एवं इतिहासकार है लेनपुल। लेनपुल ने हुमायूं के मरने पर कहा कि हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन हुमायूं दुर्भाग्यशाली था। हुमायूं दुर्भाग्यशाली था जो जिंदगी भर ठोकर खाता रहा और अंत में ठोकर खाने से ही मृत्यु हो गई। लेनपुल जो इतिहासकार थे उन्होंने हुमायूं के लिए कहा कि हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली, लेकिन वे दुर्भाग्यशाली थे। हुमायूं जिंदगी भर ठोकर खाते रहे एवं अंत में ठोकर खाने से ही हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूंनामा जो पुस्तक है, हुमायूंनामा जो ग्रंथ या पुस्तक है, उसकी जो रचयिता हैं वो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा इसकी रचना की गई है। हुमायूंनामा जो ग्रंथ है इसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा की गई है। हुमायूंनामा फारसी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इसकी रचना गुलबदन बेगम ने बताया। इसकी रचना में
गुलबदन बेगम ने बताया कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा जहर देने से हुई और हुमायूंनामा अकबर के समय लिखी गई रचना है। हुमायूंनामा जो रचना लिखी गई है वो अकबर के समय लिखी गई है। हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा फारसी भाषा में की गई है। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीनपनाह नगर की स्थापना की। बाद में शेर शाह सूरी ने इस नगर में शेर मंडल का निर्माण करवाया। हुमायूं के द्वारा ही 1533 में दीनपनाह नगर की जो स्थापना की गई है, इसी का नाम परिवर्तित करके शेर शाह सूरी ने शेर मंडल रखा। अगले वीडियो में हम हुमायूं के बाद अकबर के बारे में चर्चा करें। धन्यवाद।